बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। FIA मैथमेटिक्स प्रिपरेशन के लिए आज की वीडियो है। पास पेपर से मैथ के क्वेश्चंस लिए गए हैं, आइए तमाम मिलके प्रिपरेशन करते हैं। पहला सवाल है, इफ़ 10 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज़, अगर 10 आदमी एक काम को 12 दिनों में मुकम्मल करते हैं, दैन टाइम टेकन बाय 15 मैन टू डू द सेम वर्क, तो यही काम अगर 15 आदमी करेंगे तो कितने दिनों में मुकम्मल करते हैं। अब देखिएगा कि ये रिलेशन सबसे पहले दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान आपने देखना है कि ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये इन्वर्स रिलेशन। 10 आदमी 12 दिनों में काम मुकम्मल कर रहे हैं तो 15 आदमी जो है कितने दिनों में काम को मुकम्मल करेंगे। आपको पता है कि जब मज़दूरों की तादाद आदमियों की तादाद आप बढ़ा देते हैं तो वो कम वक्त लेंगे किसी काम को मुकम्मल करने में, क्योंकि नंबर ऑफ़ मैन हमने इंक्रीज़ किए हैं, बढ़ गए हैं, तो नंबर ऑफ़ डेज़ जो है वो कम हो जाएंगे। एंड दिस इज़ नोन एज इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन के लिए डायरेक्ट ही एक हम ट्रिक लगाते हैं, और वो क्या है, हमने क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेज़ फाइंड करने हैं, टाइम टेकन, आप टाइम एक्स फ़र्ज़ कर लो और पहले सेंटेंस में मौजूद जो टाइम है वो आप उसके बराबर कर दो। एक्स जो टाइम आपने फाइंड करना था और पहले सेंटेंस में जो टाइम दिया हुआ है उसको आपने बराबर उसके कर देना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप ये है, आपने मल्टीप्लिकेशन आगे डालनी है, और पहले स्टेप में ये इन्वर्स के लिए बता रहा हूँ, पहले स्टेप में जो रकम है इसको आप ऊपर लिखोगे और दूसरे वाली को आप नीचे लिख दोगे, और अब इसको हल कर लेंगे आप। 3 4 बार 12, 3 5 बार 15, और 5 2 बार 10, 4 2 बार 8। 8 डेज़ जो हैं ये लगेंगे 15 मज़दूरों को या 15 आदमियों को उसी काम को मुकम्मल करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। दोबारा सुन ले, जब भी इन्वर्स रिलेशन होगा तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसको एक्स फ़र्ज़ करें, और पहले सेंटेंस में वो वाली रकम जो फाइंड करनी है वो दी हुई तो उसको बराबर कर दें। उसके बाद पहले सेंटेंस वाली रकम को ऊपर ज़र्ब दे दें, और दूसरे सेंटेंस वाली रकम जो है उसको आपने नीचे डिवाइड कर देना है, और यही सारा प्रोसेस है इन्वर्स रिलेशन के लिए। अब आइए परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 2 हम हल करते हैं। इसमें कह रहा है, रिटेलर इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस बाय 25% ड्यू टू विच हिज प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज फ्राम 20% टू 25%। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस में परसेंटेज इंक्रीज़ कितना है। अब बात यह है कि ना तो उसने शुरू में आपको कॉस्ट प्राइस बताई हुई है जिससे आप ये डिसाइड कर सकें कि उसका परसेंटेज इंक्रीज़ क्या है, लेकिन यहाँ पर यह बताया कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो 20% से 25% बढ़ जाता है। हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट होते हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस में कि अगर आप इनिशियली लेट कर लें कि उसकी जो इनिशियल या ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस थी वो 100 रुपया थी। देखिए यहाँ पर उसने बताया है कि ओरिजिनली शुरू में उसका जो प्रॉफिट था ना वो 20% था। मतलब ये हुआ कि अगर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये 100 रुपये हो तो उसका 20% जो प्रॉफिट लगेगा 20% कितना होता है, 20 डिवाइडेड बाई 100। तो 100 का आपको पता है 20% 20 ही होता है, तो 100 में हम 20 जमा कर लें तो अब जो है हमारे पास कीमत जो है ये 120 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब इसके साथ उसने कहा कि रिटेलर इंक्रीजेज दी सेलिंग प्राइस बाय 25%। अब ये जो है प्रॉफिट आने के बाद, यानी कि यहाँ पर आप देखें कि प्रॉफिट उसका 20% था, तो 20% प्रॉफिट आने के बाद उसकी सेलिंग प्राइस ये बन गई 120 रुपये में उसने सेल इसको किया। तो अब उसको कह रहे हैं सेलिंग प्राइस को 25% बढ़ा देता है, यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस है 120, इसको वो 25% और बढ़ा देता है। तो हम इसका अब 25% निकाल लेते हैं, वो कितना है, तो 25% का मतलब है 25/100। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 20 6 बार 120, 20 5 बार 100 होता है, और 5 5 का 25, 5 6 बार 30। तो 120 में 30 रुपये का और उसने इजाफा करके इस चीज़ को उसने 150 रुपये का सेल कर दिया है, जो किसने कहा 25% जो है इसने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें और यहाँ से ये क्लियर चीज़ हो गई। अब बात ये है कि परसेंटेज इंक्रीज़ हम कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि न्यू हमारे पास जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, वो कौन सी है। शुरू में तो आपने 100 फ़र्ज़ की हुई है, तो उससे बढ़ के कॉस्ट प्राइस नेक्स्ट क्या है। तो बिल्कुल देखें, आपने पहले 100 अगर फ़र्ज़ की थी तो 100 में 20% इंक्रीज़ के बाद जो थी वो सेलिंग प्राइस बन गई, जो कि 120 रुपये के बराबर थी।
अब ये जो है अब यहाँ से 25% बढ़ गई है, 25% बढ़ के आगे की जानब गई है। तो यहाँ से अगेन क्योंकि बढ़ी है तो जो ये दूसरे स्टेप में अब ये सेलिंग प्राइस नहीं रही, पहले से ये आगे सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हुई और फिर यहाँ से आगे 25% जाएगी। तो अब ये बन जाएगी क्या, ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। ठीक है, यानी कि पहले ये सेलिंग प्राइस बनी थी, अब उससे फिर आगे की जन्म जब जाएंगे तो ये हमारे पास अब जो है ये बन जाएगी क्या, कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। और आगे 25% बढ़ के यहाँ पर जो हासिल हुआ है ये हमारे पास 150, ये सेलिंग प्राइस अब आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यू हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो 120 रुपये है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस न्यू क्या है 120 रुपये। तो पहले 100 थी 120 होगी, तो पर कितना इंक्रीज़ आया, 20 रुपये का इंक्रीज़ आया। तो डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ओरिजिनली हमारे पास 100 थी तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, तो सीधी सी बात है 20% जो है ये इंक्रीज़ इन दी कॉस्ट प्राइस आया है। तो ये हमारे पास जो इंक्रीज़ इन दी कॉस्ट प्राइस है वो 20% है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा था, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। आई होप सो कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी ज़रा मुझे बता दीजिएगा। सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं। एवरेज का क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज़ 40 ईयर्स। 5 लोग हैं, तो जितने भी लोग होते हैं उनका सम लिया जाता है। यहाँ पर आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू एवरेज जो है वो 40 आ जाएगी। यानी कि इन सब का जो सम है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो ये मल्टीप्लाई 5 तरह के मल्टीप्लाई करेगा तो 200 आ जाएगा, सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल दीज 5 मेंबर्स। और उसके बाद इसने कहा एवरेज एज ऑफ ए बी, ये 2 लोग हैं, इनकी 35 है एवरेज एज। तो इनके लिए हम निकाल लेंगे ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इज़ 35। तो ए प्लस बी हमारे पास हासिल हो गया 35 2 बार 70। और इसी तरह से कहा है दैट ऑफ सी एंड डी इज़ 42। तो सी प्लस डी के लिए 2 जो है इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 42 है तो ये 84 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 जो हैं पॉइंट्स यहाँ से आ गए। तो कह रहा है एज ऑफ ई, ई की एज फाइंड करनी है। ए बी भी हमें हासिल हो गया, ये देखें, सी डी भी हासिल हो गया ये वाला। तो ई हमने फाइंड करा, तो यहाँ पर ए बी की जगह ये वाली वैल्यू दर्ज कर देते हैं। ए बी क्योंकि 70 के बराबर था, सी डी जो था वो 84 के बराबर था, 84 दर्ज कर दिया। ई हमने फाइंड करना है और ये सारा बराबर है 200 के। इसको सम अप किया तो 154 के बराबर होता है, प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 200 में से 154 निकाल लें तो 46 हमारे पास आ जाता है। तो 46 हमारे पास इसका ईयर्स की फॉर्म में एज ऑफ ई है। ठीक है, एज ऑफ ई जो है वो है 46 ईयर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल सीधा सा, आपको क्लियर हो गया है। ठीक है।